ओके, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला काफी आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना। हमें टीवी डायग्राम दिया हुआ है 3 पाथ से। ये है हमारा पाथ 1, ये है मेरा पाथ 2 और ये है मेरा पाथ 3। पाथ 1 पे अगर वर्क डन हुआ है W1, पाथ 2 में अगर वर्क डन हुआ है W2 और पाथ 3 में अगर वर्क डन हुआ है W3, तो इन तीनों में हमें रिलेशन निकालना है W1, W2 और W3 में क्या रिलेशन एग्जैक्टली है। ओके, ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चनों में बेस्ट रहता है जो हम सबसे पहले क्यों ना इसका करस्पॉन्डिंग पीवी डायग्राम को प्लॉट कर ले। जो भी इसके करस्पॉन्डिंग पीवी डायग्राम है उसको हम प्लॉट करने का ट्राई करें। अच्छा, ध्यान देना, ये वाले पे V इज प्रोपोर्शनल टू T, तो ये तभी होगा अगर हमारा P जो होगा वो हमारा कांस्टेंट है। तो ये वाला प्रोसेस है आइसोबैरिक, और आइसोबैरिक में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बेसिकली जो हमारा प्रोसेस 2 है वो है मेरा आइसोबैरिक एक्सपांशन। राइट। अच्छा, प्रोसेस 1 पे अगर मैं देखूं तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इट इज बेसिकली आइसोकोरिक हीटिंग। तो आइसोकोरिक अगर मैं हीट करूंगा तो प्रेशर पहले डेफिनेटली मेरा इंक्रीज करेगा, एंड उसके बाद टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। तो ये है मेरा आइसोथर्मल, ये है मेरा प्रोसेस 1। और अगर मैं प्रोसेस 3 के लिए देखूं, पहले मेरा आइसोथर्मल एक्सपांशन किया गया है और फिर मैं आइसोकोरिक हीटिंग किया हूं, एंड दैट फॉलोड बाय आइसोकोरिक हीटिंग। तो ये है मेरा पाथ 3। सो जैसे मैं ये ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये एविडेंट हो गया है। अगर मैं एरिया अंडर द कर्व देखूं तो जो 3 का वर्क डन होगा वो 3 का वर्क डन सिंपली मेरे पास क्या आने वाला है, उसको मैं ये पिंक कलर से दिखा रहा हूं। सो दिस इज बेसिकली मेरा W3, राइट। W2 के बारे में अगर मैं देखूं तो W2 इज नथिंग बट ये वाला एरिया जो मैं लाइट ग्रीन से दिखा रहा हूं, दैट इज माई W2। और जो मैं ये ब्राउन से दिखाने ऑरेंज से दिखाने वाला हूं, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा जो है वो है मेरा W1। तो अगर मैं सिंपली एरिया को कंपेयर कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा W1 is greater than W2 and that will be greater than W3, and that can be simply written from area under the curve। तो एरिया अंडर द कर्व से मैं सिंपली ये लिख सकता हूं W1 greater than W2 and that is greater than W3। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5, अनदर क्वेश्चन, वेरी सिंपल। 4 प्रोसेस दे रखा है, प्रोसेस A, प्रोसेस B, प्रोसेस C, प्रोसेस D। बोला है कि इनमें से किसमें टेम्परेचर हमारा कम होता है। तो अगर मैं प्रोसेस A के बारे में देखूं तो A इज नथिंग बट आइसोबैरिक एक्सपांशन। अगर सिंपल सी बात है, वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा है, तो दैट विल सिंपली इंप्लाई जो मेरा टेम्परेचर है वो भी हमारा डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है। सो V इंक्रीजेस, मतलब यहां पर क्या है, सिंपली माई T इंक्रीजेस। तो A तो ऑब्वियसली नहीं है। B is isothermal,
तो B क्योंकि आइसोथर्मल है तो सिंपल सी बात है, मैं बोल सकता हूं जो मेरा टेम्परेचर है वो मेरा कांस्टेंट है, राइट? जो मेरा टेम्परेचर है वो मेरा कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है बी पे भी कोई सवाल पैदा नहीं होता है टेम्परेचर कम करने के लिए। सी इज एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपांशन। ना रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैं क्या जानता हूं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए डेल्टा क्यू मेरा 0 है, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू मेरा 0 होगा। डेल्टा डब्ल्यू जो है वो मेरा पॉजिटिव है, तो डेल्टा यू जो है वो लेस देन 0 है, तो डेल्टा टी मेरा लेस देन 0 है, तो टेम्परेचर डेफिनेटली मेरा डिक्रीज करेगा। तो जो हमारा प्रोसेस सी है, डेफिनेट सी बात है, मैं देख सकता हूं इसमें टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और डी जो है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में सिंपल सी बात है, V मेरा कांस्टेंट है, तो P अगर डिक्रीज करेगा तो अकॉर्डिंग टू PV इक्वल्स टू nRT मेरा टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम देख सकते हैं जो हमारा प्रोसेस C और प्रोसेस D है, इन दोनों में ही मेरा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करने वाला है। B में कांस्टेंट रहेगा और A में जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। एक चीज ध्यान रखना, बेसिकली आइसोथर्मल के ऊपर हम जितने भी ग्राफ्स बनाएंगे उन सारे ग्राफ में, आइसोथर्मल के ऊपर जितने भी ग्राफ्स होंगे वो सारे ग्राफ में ड्यू टू एक्सपांशन हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और जो हमारा इसके नीचे रहेगा उन सब में हमेशा एक्सपांशन में टेम्परेचर जो है वो कम होता है। ठीक है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो सी और डी में डेफिनेटली टेम्परेचर कम होगा, बी पे रहेगा कांस्टेंट और ए पे हमारा इंक्रीज करने वाला है। ओके, अब हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के काफी सारे पार्ट्स भी हैं। अब ये सारे के सारे पार्ट हम एक एक करके एनालाइज करते हैं। ध्यान देना, मेरे पास दो ऐसे कंटेनर्स हैं, यहां पर है कंटेनर ए, यहां पर है कंटेनर बी। ठीक है, कंटेनर ए जो है वो मेरा एडियाबैटिक है, पिस्टन वगैरह सब कुछ एडियाबैटिक है। जो दोनों के बीच में जो रॉड है दैट इज एक्सेप्शनली लाइट, और ये पूरा का पूरा चीज जो है वो मेरा वैक्यूम में है। ठीक है, अच्छा, अब दोनों के दोनों जो मेरा कंटेनर है उस पर सेम गैस डाला हुआ है, गैस सेम है, लेकिन इसके अंदर m ग्राम है, इसके अंदर कुछ अननोन मास ऑफ गैस है, मुझे मालूम नहीं है। जो कंटेनर बी है उसको मैं मेंटेन किया हूं एट टेम्परेचर T0। इसका जो एडियाबैटिक एक्सपोनेंट है, जो गैस है, उसका है 1.5। ठीक है, इनिशियली इसका प्रेशर था P और इसका टेम्परेचर था T0। ठीक है, अच्छा, बी का जो टेम्परेचर है वो इनिशियली T0 था। इनफैक्ट बी का टेम्परेचर हमेशा ही T0 रहेगा। मैं राइट नाउ इसको पकड़ के रखा हुआ था, यानी इनिशियली दोनों तरफ का जो प्रेशर था वो सेम होना कहीं पर भी जरूरी नहीं है। अच्छा, अब क्या है, दोनों तरफ का इनिशियल वॉल्यूम जो है वो है मेरा V0। ठीक है, और फाइनली इसको जब मैंने छोड़ा और धीरे 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 धीरे, अच्छा ये एज्यूम करना बहुत धीरे धीरे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, तो बहुत धीरे से एस्टैब्लिश होने के बाद ए वाले का जो फाइनल वॉल्यूम है वो है V0/2। ये इतना इंफॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो है मास ऑफ गैस बी, डेल्टा यू ऑफ गैस ए, द कंप्रेसिव फोर्स ऑन द रॉड एट द फाइनल इक्विलिब्रियम, और ए जो काम किया है उसको WA बोलते हैं और बी जो काम किए हैं वो WB बोलते हैं।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ WA एंड WB हम क्या बोल सकते हैं, उसके ऊपर हमें कमेंट पास करना है, राइट। नाउ लेट्स सी क्या करना है हमें। अच्छा, एक बात समझो, चाहे जो भी हो रहा हो, एक बात तो निश्चित है, जो हमारा A है, A इज अंडरगोइंग एडियाबैटिक compression. A is undergoing adiabatic compression and B is undergoing isothermal expansion. अच्छा, एक बात तो निश्चित है, जो VA और VB का जो हमारा टोटल वॉल्यूम होगा वो तो फिक्स होगा, तो क्योंकि जो भी A में कम होगा वो B में बढ़ेगा, तो VA प्लस VB दैट मस्ट बी इक्वल्स टू V0 प्लस V0, दैट इज 2V0, राइट। सो सिंपल सी बात है, जब इसका फाइनल वॉल्यूम V0 बाई 2 होगा, तो B का जो फाइनल वॉल्यूम आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2V0 माइनस V0 बाई 2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3V0 बाई 2। ये हमारा B का फाइनल वॉल्यूम आने वाला है, ओके। I hope this point is understood. अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें सबसे पहले तो ये निकालना है, जो हमारा B है उस पर फाइनली कितना मास ऑफ गैस है। ध्यान देना, मुझे एक चीज मालूम है, फाइनल में A का और B का प्रेशर सेम होना चाहिए। P final A must be equals to P final B। मैं इसके बारे में और बाकी कोई कमेंट पास नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बात तो निश्चित है, जो हमारा A का फाइनल प्रेशर होगा और वही मेरा B का फाइनल प्रेशर होना जरूरी है। द रीजन इज वेरी सिंपल, अदरवाइज फाइनल इक्विलिब्रियम किसी भी हालात पर हमारा अटेन नहीं होने वाला है, राइट, ओके। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या कमेंट बोल सकता हूं, क्या कमेंट दे सकता हूं मैं? ध्यान देना, A जो है वो मेरा एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ है, तो फॉर A इनिशियल टेम्परेचर तो T0 है, V0 to the power gamma minus 1, that is equals to the final temperature TF, V0 by 2 to the power gamma minus 1। तो जो मेरा फाइनल टेम्परेचर होगा वो सिंपली मेरे पास कितना आएगा, ध्यान देना, V0 is cancelled, तो T0 into 2 to the power, that means it is root 2 T0। तो जो हमारा A के तरफ का फाइनल टेम्परेचर है दैट विल बी इक्वल्स टू रूट टू T0, दैट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ A। राइट, अच्छा, तो अब अगर मैं A और B को इस हालात पे कंपेयर करूं, तो A के तरफ जो मोल्स आएगा Na, मैं क्या लिख सकता हूं, जो भी फाइनल प्रेशर है मुझे मालूम नहीं है, PF V0 बाई 2 इंटू RTF, ये मेरा Na आएगा।
और NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B जो आएगा दैट विल बी PF into 3 V naught by 2 the final volume by R T naught, क्योंकि इसका टेम्परेचर T naught पे तो मेंटेन है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं डिवाइड करूं तो NB by NA मेरे पास कितना आएगा, PF कैंसल्ड, V naught by 2 कैंसल्ड, तो यहां पर बच रहा है 3 और बाई TF into T naught, मेरे पास ये आ जाएगा, राइट। मैं अगर उल्टा T naught by TF मेरे पास ये आ जाएगा। नाउ TF by T naught इज नथिंग बट √2, तो NB by NA मेरे पास सिंपली आ जाएगा 3√2, क्योंकि गैस जो है वो सेम ही है, तो जो हमारा मोल्स का रेशियो होगा वही हमारा मास का रेशियो होगा। तो मास ऑफ गैस इन B will be simply equals to 3√2m, जहां पे इनिशियल मास जो था, जो लेफ्ट की तरफ का मास जो था वो था m। तो फर्स्ट पार्ट इज डन, हम मास ऑफ गैस इन B तो निकाल लिए हैं 3√2m। सेकेंड पार्ट आई थिंक इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेल्टा U ऑफ गैस A। अच्छा, डेल्टा U ऑफ गैस A हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देना दूसरे वाले पार्ट के। अच्छा, मोल्स ऑफ गैस N में क्या लिख सकता हूं, इनिशियल प्रेशर दे रखा है P, वॉल्यूम दे रखा है V naught और टेम्परेचर दे रखा था T naught। ये मेरे पास इनिशियल मोल्स यानी मोल्स ऑफ द गैस इन A दे रखा है। राइट, CV जो है वो कितना आएगा, R बाई गामा माइनस 1, गामा क्योंकि हमें दे रखा है 1.5, तो CV का वैल्यू सिंपली कितना आने वाला है 2R। तो डेल्टा U कितना आने वाला है, NCV डेल्टा T दैट इज PV naught बाई RT naught। CV है मेरा 2R एंड नाउ अगर मैं निकालता हूं डेल्टा T, फाइनल टेम्परेचर कितना है √2 T naught, इनिशियल टेम्परेचर कितना है T naught, तो कितना आ जाएगा √2 माइनस 1 इंटू T naught, RT naught कैंसल्ड, तो मेरे पास सिंपली कितना आ जाएगा, डेल्टा U इक्वल्स टू 2 √2 माइनस 1 इंटू PV naught। ये मेरे पास चेंज इन डेल्टा U मेरे पास आ रखा है फॉर गैस A। थर्ड पार्ट क्या बोला है, द कॉम्प्रेसिव फोर्स ऑन द रॉड। अच्छा, कॉम्प्रेसिव फोर्स ऑन द रॉड फाइनली जो होगा, ध्यान देना, जो भी हमारा प्रेशर होगा कॉमन, अगर उसको मैं P डैश बोलता हूं, यानी यहां पे जो PF है, PF इंटू S is the compressive force। Now PF कैसे निकालूंगा, अगेन A के लिए जो मैं जानता हूं, A के लिए मैं सिंपली लिख सकता हूं इनिशियल प्रेशर P, इनिशियल वॉल्यूम V naught, इनिशियल टेम्परेचर T naught, P final V naught by 2 into √2 T naught। ठीक है, दिस कैन बी रिटन फॉर गैस A। ओके, सो T naught is cancelled, V naught is cancelled, तो फाइनल प्रेशर जो आ जाएगा मेरे पास, अगर हम ध्यान दें तो वो आ जाएगा 2 √2 P naught।
राइट? समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, ये मेरा है पीएफ, तो कंप्रेसिव फोर्स मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास कंप्रेसिव फोर्स जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2√2 P नॉट इंटू एस। काफी सिंपल सवाल है, राइट? काफी ज्यादा सिंपल सवाल है। सो ये वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया, और अब हम लास्ट पार्ट को सॉल्व करना चाहेंगे। लास्ट पार्ट में क्या है, बेसिकली ध्यान देना, हमारे पास एक एडियाबैटिक कंप्रेशन है और हमारे पास साथ में है एक आइसोथर्मल एक्सपांशन। अच्छा, बाय द वे, इनिशियल प्रेशर, क्या हम इनिशियल प्रेशर ऑफ बी निकाल सकते हैं? अच्छा, बी का फाइनल प्रेशर मैं जानता हूं। बी का जो फाइनल प्रेशर होगा वो तो अभी 2√2P ही होगा। एक बात तो बहुत सिंपल है, जो बी का मेरा फाइनल प्रेशर है वो तो मेरा 2√2S ही है। सॉरी, क्या बोल रहा हूं, 2√2P। टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वो डेफिनेटली मेरा कांस्टेंट है, तो इनिशियल प्रेशर इंटू V नॉट, राइट, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर इंटू V, क्योंकि T तो कांस्टेंट है। तो इनिशियल प्रेशर जो था वो था 3√2 इंटू P। तो अब अगर मैं दोनों प्रोसेस को प्लॉट करूं एक बार पीवी डायग्राम में, ध्यान देना, जो हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन है उसका इनिशियल प्रेशर था P और फाइनल प्रेशर है कितना हमारे पास? फाइनल प्रेशर हमारे पास कितना है? 2√2P। तो ये हमारा है इनिशियल प्रेशर, ये है हमारा फाइनल प्रेशर, और ये है मेरा 3√2P। और एडियाबैटिक प्रोसेस जो जा रहा है वो एडियाबैटिक प्रोसेस मेरा कहां से कहां तक जा रहा है? एडियाबैटिक प्रोसेस मेरा जा रहा है फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ V नॉट से V0/2 तक। तो मैं यहां पर भी मार्क कर लूं, ये V0/2 है, ये मेरा V नॉट है, और ये मेरा 3V0/2 है। सो अगर मैं एडियाबैटिक के बारे में देखूं, ठीक है, इनिशियली अगर मैं ध्यान दूं, ये था इस पॉइंट पर वॉल्यूम था V नॉट, प्रेशर था P, फाइनली वॉल्यूम आ जाएगा V0/2 और प्रेशर आएगा 2√2P। तो ये है हमारा एडियाबैटिक का करस्पॉन्डिंग ग्राफ। दिस इज द ग्राफ फॉर A। और अब अगर मैं आइसोथर्मल के लिए देखूं तो आइसोथर्मल का एक्सपांशन हुआ है, द इनिशियल प्रेशर was 3√2P and the final pressure is 2√2P। तो B का जो प्रोसेस है, ध्यान देना, वो कुछ इस प्रकार का है। तो अगर मैं ग्राफ में एरिया चेक करूं, तो ये है मेरा
मॉड ऑफ डेल्टा डब्ल्यू ए, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होगा, कॉम्प्रेसिव था, लेकिन हमें वो तो देखना ही नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड देखना है। ये वाला एरिया होगा मॉड ऑफ डेल्टा डब्ल्यू ए, और ये वाला जो एरिया होगा ये होगा मॉड ऑफ डेल्टा डब्ल्यू बी। सो क्लियरली del mod of delta WB will be greater than mod of delta WA। यहां पर हम ग्राफ से ही आसानी से इसको बोल सकते हैं, जो आइसोथर्मल में सिस्टम के ऊपर, सो मतलब सिस्टम बेसिकली जितना काम करेगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन में सिस्टम के ऊपर उससे कम काम होने वाला है। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लगभग हमारे थर्मोडायनामिक्स के ज्यादातर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार पॉज करना, और पॉज करने के बाद जरूर डेफिनेटली एक बार इसको ढंग से हमें वापस देखना है। आई होप ये वाला फंडा समझ में आया है। ओके।